नमस्कार, मैं शिवेंद्र। आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में विधियों के विषय में पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशनल मेथड। तो निरीक्षण विधि क्या होती है? निरीक्षण विधि होती है व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा को जानना। तो ऑब्जर्वेशनल मेथड का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि ध्यानपूर्वक देखना। ठीक है, किसी को ध्यानपूर्वक देखना ही ऑब्जर्वेशनल मेथड कहलाता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति के व्यवहार का, उसकी क्रियाओं का, प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और उसकी मानसिक दशा का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है। ठीक है, उसकी भौहें ऐसे चढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो उसको देखकर ही लग जाएगा कि वो क्रोधित है। ठीक, तो कहने का मतलब यही है कि ध्यानपूर्वक देख के व्यक्ति की मानसिक दशा का पता लगाना ही जो है ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंतर्गत आता है, निरीक्षण विधि के अंतर्गत आता है। कॉल्सनिक एक मनोवैज्ञानिक हुए, कॉल्सनिक। उन्होंने क्या कहा? कॉल्सनिक ने इसको दो भागों में विभाजित किया है। अध्ययन करने के तरीके को दो भागों में विभाजित किया है। एक है औपचारिक विधि और दूसरी है अनौपचारिक विधि। औपचारिक विधि में क्या होता है? औपचारिक विधि में जो है नियंत्रित वातावरण में, किसमें? नियंत्रित वातावरण में जो है ऑब्जर्व किया जाता है छात्र को, यानी जिसके ऊपर रिसर्च की जा रही है, जिसके ऊपर जो है हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको जो है नियंत्रित वातावरण में ऑब्जर्व किया जाता है। यानी एक नियंत्रित परिस्थिति तैयार की जाती है। ठीक है, यानी कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है और उसमें बच्चे का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोगों ने अभी पिछला मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, प्रयोगात्मक विधि, तो उसमें भी तो कृत्रिमता पूरी तैयार की जाती है, उसके बाद जो है अध्ययन किया जाता है। वैसे ही औपचारिक निरीक्षण विधि के अंतर्गत जो औपचारिक तरीका होता है अध्ययन करने का, उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है कि एक एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है और उसके बाद उसके ऊपर जो है उसकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और अनौपचारिक में क्या होता है? अनौपचारिक में प्राकृतिक वातावरण में, यानी जो भी कुछ मतलब अनियंत्रित वातावरण हो, जिसे कहते हैं अनियंत्रित वातावरण में बालक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे उसके लिए एनवायरनमेंट कोई क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होती है, जो एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है उसी में ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब जैसे विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, वो किस मानसिक स्थिति में, इसका खुद अध्ययन किया जाएगा शिक्षकों द्वारा। ठीक है, और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि बच्चे की मानसिक दशा किस प्रकार की है, उसका पढ़ने में मन क्यों नहीं लग रहा है, और पढ़ने में मन क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, इस बारे में भी जो है जानने का प्रयास किया जाता है। अब इसके गुणों के बारे में जान लेते हैं। गुण क्या क्या हैं? बालकों का उचित दशाओं में विकास। भाई, जब हम अध्ययन करना चालू करते हैं किसी छात्र के ऊपर, जब हम अध्ययन करना चालू करते हैं या किसी कक्षा के समूह पर हम अध्ययन करना चालू करते हैं ऑब्जर्वेशन विधि द्वारा, तो क्या होता है? बालकों का उचित दशाओं में विकास शुरू हो जाता है। कैसे? भाई, बच्चा जब स्कूल के अंदर किसी गेम को खेल रहा होता है, तब शिक्षक जो है उसको जो है देखता है कि वह कौन से खेल में अच्छा है। ठीक है, जब वह पढ़ाई कर रहा होता है, रीडिंग कर रहा होता है, तो वो देखता है कि कौन सा बालक जो है रीडिंग में अच्छा है। जब वो बच्चे से कोई क्वेश्चन आंसर सुन रहा होता है, तो शिक्षक जो है ये देखता है कि भाई उस ग्रुप में कौन सा बच्चा ऐसा है जो याद रखने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से वो ऑब्जर्वेशन करता है क्लास के अंदर विभिन्न दशाओं में। भाई, कौन सा बच्चा जो है संगीत में रुचि लेता है, कौन सा बच्चा जो है खेल में रुचि लेता है, कौन सा बच्चा विभिन्न अन्य क्रियाओं में जो है रुचि लेता है। तो ये बालकों की उचित दशाओं में विकास, यानी हर दिशा में, हर दशाओं में जो है उसका विकास करने का प्रयास किया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन। ठीक है, इस विधि के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अब भाई जैसे समाज में हम देखते हैं समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, माहौल के अनुसार जब हम क्या कहते हैं समाज का निरीक्षण करते हैं,
ठीक है भाई, निरीक्षण विधि है ना, तो हम समाज का भी तो निरीक्षण करेंगे और जो है समय का भी निरीक्षण करेंगे, माहौल का निरीक्षण करेंगे। तो उस हिसाब से उन सब चीज़ों का निरीक्षण करने के बाद हम शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम आदि में परिवर्तन भी कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। ठीक है, अब देखो विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन कर सकते हैं हम। विद्यालय में देख सकते हैं कि भाई शिक्षक या जो है क्या कहते हैं, बालक जो होते हैं उनको क्या क्या जो है चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, इस बात का हम निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इन सब बातों का निरीक्षण करेंगे तो हम कमियों को, विद्यालय में जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास कर पाएंगे, है ना, इस ऑब्जर्वेशन। यानी विद्यालय में उपस्थित निरीक्षक और जो ऊपर के प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं, प्रबंधक वगैरह होते हैं, वो इन सब चीज़ों को देखते हैं कि भाई शिक्षक या बालक जो है किन चीज़ों को जो है ले रहे हैं, किन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्या चीज़ें इनके लिए और उपयुक्त हो सकती हैं। ठीक है, कि शिक्षक ऐसी शिक्षकों को ऐसा क्या अवेलेबल करा दिया जाए कि वो और अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक है, अब जैसे पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे, पहले हम लोग जो है ब्लैक बोर्ड यूज़ करते थे स्कूल्स वगैरह में, हैं, पहले चेयर नहीं होती थी स्कूल्स वगैरह। अब कई प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे चेयर नहीं होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है उसमें। तो भाई निरीक्षकों ने देखा, निरीक्षण किया कि बच्चों के पास जो है टेबल नहीं है, कुर्सियाँ नहीं हैं, तो उनको जो है टेबल, कुर्सियाँ कई स्कूलों में अवेलेबल कराई गई। अब तो उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्कूलों में टेबल और कुर्सियाँ जो है अवेलेबल हो चुकी हैं। ठीक है, तो भाई ये निरीक्षण विधि के द्वारा ही तो हुआ। भाई जब कोई राउंड लेने आता है तो वो कक्षा की व्यवस्थाओं को देखता है कि भाई कक्षा की व्यवस्था क्या है। ठीक है, अनकंफर्टेबल तो नहीं है हम। अब जब कक्षाएं अनकंफर्टेबल हो जाती हैं तो बच्चा भी पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। तो इस वजह से जो है विद्यालयों में वांछनीय परिवर्तन भी होते हैं इस विधि के द्वारा, निरीक्षण विधि के द्वारा। ठीक है, बाल अध्ययन के लिए उपयोगी। ठीक है, ये विधि सबसे ज़्यादा जो है बालकों के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, हम बालकों का ठीक से ऑब्जर्वेशन करके उनकी मानसिक दशाओं का पता लगा सकते हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा इसी में यूज़ होती है ये विधि। तो ये इसके जो है गुण हैं। और अब इसके जो है दोषों के विषय में भी देख लेते हैं। तो दोष आइए हम देख लेते हैं। दोष क्या क्या हैं इसके? दोष हैं प्रयोज्य का अस्वाभाविक व्यवहार। ठीक है, जैसे जब प्रयोज्य यानी जिसके ऊपर हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसका निरीक्षण कर रहे होते हैं, जब उसको ये पता होता है कि हाँ हमें कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो वह अपने जो है स्वभाव में स्वयं से परिवर्तन कर लेता है। यानी नेचुरल व्यवहार जो वो नॉर्मल अपने स्वभाव में करता है, वो जो है व्यवहार ना अपना के जो है अपने व्यवहार में जो है अपने आप परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, इसलिए जो है इसमें जो है थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। यानी जो डाटा हमें मिलना चाहिए उसके व्यवहार का, वो डाटा नहीं मिल पाता है, थोड़ा कृत्रिम डाटा मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद असत्य निष्कर्ष। ठीक है, अब इससे जो है असत्य निष्कर्ष भी निकलता है। क्योंकि जो है भाई जो रिसर्च कर रहा होता है, जो निरीक्षण कर रहा होता है, उसको कई टास्क मतलब अकेले करने पड़ते हैं। जैसे वातावरण को नियंत्रित रखना, भाई जिस वातावरण में जो माहौल उसने क्रिएट किया है, ठीक है, जिसमें वह निरीक्षण कर रहा है, ठीक है, उस वातावरण को बनाए रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, फिर वो क्या करता है, बच्चों के व्यवहार का जो है अध्ययन भी कर रहा होता है, ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, उनको टास्क भी दे रहा होता है कि नहीं ये करो, अब ये करो, अब ये करो। ठीक है, तो कई चीज़ें, कई काम उसके पास होते हैं। ठीक, टास्क बनाने का भी काम होता है। ठीक, तो ये कई काम उसके पास होते हैं जिससे उसका माइंड, जो निरीक्षण करता होता है, उसका माइंड बट जाता है इधर उधर। इसलिए बट जाने के कारण वो असत्य निष्कर्ष ज़्यादातर निकालता है, उसका निष्कर्ष ठीक प्रकार से नहीं निकल पाता है। आत्मनिष्ठता। ठीक है, जैसे आत्मनिरीक्षण विधि में आत्मनिष्ठता होती है ना, वैसे इसमें आत्मनिष्ठता होती है। ठीक, तो ये उसी की तरह आत्मनिष्ठ जो है प्रयोग कहलाता है। स्वाभाविक त्रुटियां व अविश्वसनीयता। इसमें स्वाभाविक रूप से त्रुटियां हो जाती हैं। ठीक है, अविश्वसनीय हो जाता है कभी कभी, तो ये अवैज्ञानिक कभी कभी कहलाता है ये प्रयोग। ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो इसका निष्कर्ष निकलता है
उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह कई मामलों में बहुत ही अच्छा है और बेहतर है। भाई जब हम बच्चे का नेचुरल वातावरण में हम निरीक्षण करते हैं तो उसकी मूल चीज़ें जो होती हैं, मूल उसका जो आवश्यकताएं होती हैं उसको हम जान पाते हैं। ठीक है भाई, बच्चा अगर स्कूल में जो है शैतानी कर रहा है तो हम उसका ऑब्जर्वेशन करके उसको देख कर ये समझ पाते हैं कि भाई वो ऐसा क्यों कर रहा है ना, उसकी मानसिक दशा का पता लगा सकते हैं। अगर कोई जो है क्या कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है तो उसके इन्वायरमेंट का पता लगाते हैं भाई, उस निरीक्षण करते हैं उसके घर का माहौल कैसा है, उसके आसपास जो लोग बैठते हैं स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर, वो किस प्रकार के बालक हैं। इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम जो है उसकी पढ़ाई के लेकर जो है चिंता करते हैं और ये पता लगाते हैं कि भाई उसका पढ़ाई में क्यों नहीं मन लग रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जो हम नेचुरल वातावरण में ऑब्ज़र्व करके हम इस विधि से बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं शिक्षकों और क्या कहते हैं बालकों के लिए। ठीक है, इसलिए ये बड़ी उपयोगी विधि कही जाती है। अब निष्कर्ष में क्रो व क्रो क्या कहते हैं, सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में, सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भली भांति प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिक या शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्र के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है ना। क्रो और क्रो क्या कहते हैं, सतर्कता से नियंत्रित की गई दशाओं में भली भांति प्रशिक्षित और अनुभवी मनोवैज्ञानिक या शिक्षक अपने निरीक्षण से छात्र के व्यवहार के बारे में बहुत कुछ जान सकता है। ठीक है, अगर जो है निरीक्षणकर्ता या जो शिक्षक है या मनोवैज्ञानिक है वो प्रशिक्षित है तो वह भली प्रकार से बहुत अच्छी तरीके से छात्र की क्रियाओं को, व्यवहार को जान सकता है। ठीक है, अगर वो प्रशिक्षित है, अनुभवी है तो। ठीक है, तो कुल मिला के हम इस जो है विधि को अच्छा कह सकते हैं, निरीक्षण विधि है तो निरीक्षण विधि को, ऑब्जर्वेशनल विधि को हम कुल मिला के अच्छी विधि कह सकते हैं और बहुत ही उपयोगी विधि कही जा सकती है ये। ठीक है, और इसको जो है वर्तमान में शिक्षक अपनाते भी हैं, जिससे जो है पाठ्यक्रम में और पढ़ाने के तरीक़ों में, शिक्षण विधियों में सुधार किया जा सके। ठीक है, तो कुल मिला के बहुत अच्छी विधि है, सभी शिक्षकों को प्रयोग करना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों को प्रयोग करना चाहिए, बहुत उपयोगी विधि है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी और कोई भी प्रश्न हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। अगर वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आती है, कोई गड़बड़ नज़र आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी त्रुटियों को उजागर कर सकते हैं, जिससे हम आपको और अच्छे वीडियो दे पाएँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।